गाइस आज की इस वीडियो से हम लोग एक्सप्रेस जेएस को सीखना स्टार्ट करेंगे। एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस की सहायता से वेब डेवलपमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। एक्सप्रेस की सहायता से आप लोग प्रोडक्शन लेवल वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे एक्सप्रेस को। आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड नीचे कमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट टोपी लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस मैंने वीडियो 88 के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया है और यहाँ पर इसको मैंने खोल लिया है नोड जेएस के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एजेंडा बताने वाला हूँ आज का कि क्या एजेंडा है। तो यार देखो, सबसे पहले तो हम लोग एक्सप्रेस को देखेंगे क्या है, और उससे भी इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे एक्सप्रेस को हमें यूज़ क्यों करना चाहिए, क्योंकि यार किसी भी चीज़ को यूज़ करें तो पता होना चाहिए क्यों यूज़ करना है। हम लोगों ने नोड जेएस का एक बेसिक सर्वर बनाया था। हम लोगों ने node.js.dev पे देखा था जाकर कि नोड जेएस की सहायता से आप लोग एक सर्वर बना सकते हो। हमने ये बात की थी, हमने कहा था कि यार HTTP नाम का एक पैकेज होता है जो कि आपको सर्वर बनाने में मदद करता है। बहुत ही अच्छी बात है यार। और यहाँ पर मैं इसको चलाऊंगा और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप लोग देखो कि एक हेलो वर्ल्ड नाम से ये फाइल मुझे मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर कोड में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यार HTTP मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए एक सर्वर चालू करो और हेलो वर्ल्ड भेज दो। फिर हमने कहा था कि यार अगर मैं इसको हेलो वर्ल्ड 2 कर दूँ तो ये यहाँ पर हेलो वर्ल्ड 2 दिखेगा नहीं। रीलोड करने पर देखो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि भाई हमारा जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता नहीं है। अब क्योंकि हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट नहीं होता है, हमें मैनुअली करना पड़ता है। फिर हमने बात करी थी कि यार मैनुअली क्यों करेंगे, इतनी बार बार यार परेशानी होगी। फिर मैंने हेलो वर्ल्ड 23 कर दिया, तब कौन रीस्टार्ट करेगा बार बार? तो क्या रीस्टार्ट ही करते रहेंगे? ये प्रॉब्लम सॉल्व करी थी किसने? नोडमॉन ने। तो हमने npm i -- ग्लोबल नोडमॉन चलाया था, जिससे कि ग्लोबली यानी कि सारे प्रोजेक्ट्स के लिए कोई भी npm प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उसमें हमें नोडमॉन मिल जाएगा। अब इस डायरेक्टरी को मैं एक npm प्रोजेक्ट के तौर पर इनिशियलाइज करूंगा। लिखूंगा npm init -y। npm init -y लिखने से क्वेश्चंस नहीं पूछता है और कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज को फिल करके जल्दी से झट से हमें एक पैकेज .json बनाकर दे देता है। हमने ये भी देखा था। और हमने ये देखा था कि नोडमॉन main.js अगर करेंगे ना तो यहाँ पर main.js जो चलेगी वो ऑटोमेटिकली अब हमको रीस्टार्ट हो के मिलेगा सर्वर। कहाँ गया मैं? ये रहा। तो मैं रीस्टार्ट हो के मिलेगा सर्वर। 23 कर दूँ मैं इसको, 231 कर दूँ इसको, जो भी कर दूँ मैं, मुझे सर्वर रीस्टार्ट होकर मिलेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ थी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। एक्सप्रेस क्यों यूज़ करें? आप लोग कहोगे यार हमने एक्सप्रेस क्यों यूज़ करना है जब ये काम हो रहा है, हमारा हो तो रहा है। यहाँ पर HTML का कंटेंट डाल दो। हमने ये भी देखा था HTML का कंटेंट डालेंगे अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से H1 और हे लिख दूँ मैं यहाँ पर और H1 लिख दूँ, मतलब आप समझ रहे हो पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था। और इसको मैं टेक्स्ट HTML कर दूँ तो यहाँ पर ये HTML फाइल आ जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है? यही क्यों नहीं यूज़ कर लेते? क्यों मैं एक्सप्रेस जेएस में जाऊँ और एक्सप्रेस जेएस सीख कर आऊँ? तो एक्सप्रेस जेएस क्या है ना कि एक वेब फ्रेमवर्क है, यानी कि वो वेबसाइट्स बनाने के लिए ही बना है। HTTP पैकेज की कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड हैं, जैसे कि आप लोग स्टैटिक फाइल सर्व नहीं कर सकते। सिक्योरिटी आपको शुरू से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। कितनी बार कितना कोड लिखोगे सर्वर बनाने के बाद, चीज़ें मैनेज कैसे करोगे, गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट ये सब हैंडल करने के लिए कस्टम कोड लिखना पड़ेगा। कौन इतना काम करेगा? इसीलिए बनाया गया है एक्सप्रेस नाम का ये फ्रेमवर्क। ठीक है, तो चलो यार ये तो आपको समझ में आ गया कि क्यों हमें एक्सप्रेस को इस्तेमाल करना है। तो हम लोग इसीलिए एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो वैसे तो मैं एक्सप्रेस को इंस्टॉल अगर करना चाहता हूं तो मैं सिंपली यहाँ पर npm i express js लिख दूंगा, सॉरी एक्सप्रेस लिख दूंगा, npm i express, ठीक है, इस तरह से लिख दूंगा और एक्सप्रेस मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर बात पता है क्या है, एक्सप्रेस अपडेट होता रहता है और बहुत ही जल्दी अपडेट होने वाला है 5th वर्जन में। जो चेंजेस हैं वो काफ़ी माइनर है। लेट मी टेल यू, मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत माइनर चेंजेस हैं। जैसे कि res.send फाइल में f कैपिटल कर दिया, चीज़ें थोड़ी अच्छी कर दी हैं। और एग्जैक्टली क्या चेंजेस है ये देखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर आ जाओ, गाइड में जाके मूविंग टू एक्सप्रेस 5 में आ जाओ। बहुत जल्दी, अभी ये बेटा में है लेकिन बहुत जल्दी ये जो है डिफ़ॉल्ट वर्जन बनने वाला है एक्सप्रेस 5। और बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ जो अभी का स्टेबल वर्जन है जो है एक्सप्रेस 4। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेट मी टेल यू क्यों नहीं पड़ने वाला ज़्यादा फ़र्क। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत माइनर चेंजेस हैं, मैंने खुद ने देखे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। लेकिन मान लो आप जब वीडियो देख रहे हो तब एक्सप्रेस 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, या फिर मान लो आपके पोतों के भी पोते देख रहे हैं इस वीडियो को और देख रहे हैं कि भाई दादाजी ने तो वर्जन 4 यूज़ किया था, हम वर्जन 224 कर रहे हैं इस्तेमाल, तो कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करो, npm i express @4 लिख दो। और ये जब आप लिखोगे ना तो स्पेसिफिकली वर्जन 4 इंस्टॉल होगा। अब मान लो मैं वर्जन 3 इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो वर्जन 3 इंस्टॉल करने के लिए npm i express @3 करूँगा और ये ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा एक्सप्रेस का 3rd वर्जन। मैं इसको दोबारा से 4 कर देता हूँ ताकि ये
वर्जन 4 मेरे लिए इंस्टॉल कर दे और 4.18.2 इसने किया है इंस्टॉल, जो कि एक अच्छी बात है। तो मेरा जो एक्सप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इस कोड को मिटाता हूँ और एक्सप्रेस की मिनिमल एप्लीकेशन बनाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी फ्रेमवर्क हम पढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। कभी भी हम ऐसे याद नहीं करेंगे कोड, या कोई भी इंसान अगर आप लोगों को ऐसे देखकर लिख कर बता रहा है कोड, दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि हर चीज़ का सोर्स होता है यार। मैंने भी कहीं से सीखा है, ठीक है, और मैं भी कहीं से रेफर करता ही हूँ। तो मैं आपको डायरेक्टली वो बता दूँ तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं गेटिंग स्टार्टेड में या हेलो वर्ड में गया, तो मुझे हेलो वर्ड का कोड मिल गया। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करके पेस्ट करूँगा और इसको चला दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं देख रहा कोड मैं सीधे चला दिया मैंने। लोकल होस्ट :3000 पर हेलो वर्ड मुझे देखने को मिला, विच मीन्स कि मेरी एक्सप्रेस ऐप चल गई है। बट वॉट एग्जैक्टली इज दिस कोड डूइंग? सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस को इम्पोर्ट किया। एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा पैकेज है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या। आप नोड मॉड्यूल खोल के देखोगे तो इतनी सारी तो डिपेंडेंसीज हैं, और आप लोग अगर चेक करो तो ये HTTP इन सब पैकेजेस को यूज़ कर ही रहा है, ठीक है। बिहाइंड द हुड यूज़ कर रहा है बहुत सारे पैकेजेस को। ये आप देखो बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनको ये यूज़ कर रहा है बिहाइंड द हुड। तो ये जो एक्सप्रेस पैकेज है वो हमने किया सबसे पहले इंपोर्ट, और फिर उसके बाद हमने कहा कि ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, यानी कि हमने एक ऐप अपनी डिफाइन कर दी। एक पोर्ट चुन लिया हमने, 3000 या 5000 चुन सकते हो, 3000 ही चुनना, चीज़ें कंसिस्टेंट रखो, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आप यूज़ करो। और यहाँ पर app.get/ के बाद हम क्या लिखते हैं, हैंडलर लिखते हैं। तो app.get क्या कहता है कि जब भी इस पाथ पर कोई भी रिक्वेस्ट आए तो ये हैंडलर चला दो। तो सिंटेक्स कुछ इस तरह से दिखता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। app.get और app.post और app.put। अब मैं बताऊंगा ये क्या है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। डिलीट, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट ही रखते हैं यहाँ पर। तो मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है वो होता है पाथ, दूसरा होता है हैंडलर, ठीक है। तो पाथ और हैंडलर ये फंक्शन है, ये एक आर्ग्यूमेंट है पूरा फंक्शन। आप इसको अलग से फंक्शन बना के भी दे सकते हो, एक आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो हमने ये फंक्शन दिया, ये फंक्शन लेता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, और फाइनली हमने कहा कि सेंड कर दो हेलो वर्ड को, ठीक है। मैं जैसे कि मैंने बताया आपको नोडमॉन का इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरा सर्वर रीस्टार्ट होता रहे। जैसे जैसे मैं चेंज करूँ, हेलो वर्ड 2 करूंगा तो यहाँ पर हेलो वर्ड 2 आ जाएगा। आप लोग देखो हेलो वर्ड 2 आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं, कुछ एक्सप्रेस के बेसिक्स हैं, ठीक है, कि इस तरह से आप ऐप चला सकते हो। क्या होता है गेट रिक्वेस्ट, क्या होता है पोस्ट रिक्वेस्ट? देखो गेट रिक्वेस्ट मतलब होता है जब भी आप ब्राउजर में कुछ भी डालते हो ना, जैसे मैं यहाँ पर 127.0.0.1 3000 डाल रहा हूँ, एंटर मारूंगा तो ये गेट रिक्वेस्ट होती है। बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट ही मारी जाती है ब्राउजर में, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि पोस्ट रिक्वेस्ट आपको मारना है तो आप लोग एक HTML फाइल बना के पोस्ट रिक्वेस्ट मार सकते हो, या फिर आप किसी टूल का इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कि पोस्टमैन। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले HTML फाइल से पोस्ट रिक्वेस्ट मार के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को एक अच्छा आइडिया लगे। तो आने वाले वीडियोस में ये सारे काम हम लोग करने वाले हैं। अभी के लिए हम लोग एजेंडा पे स्टिक करते हुए अगले टॉपिक पे जाते हैं, वाइड नोडमॉन, जो कि मैंने कवर कर दिया। हमने एक्सप्रेस का 4th वर्जन जो है वो इंस्टॉल किया। अब रिक्वेस्ट पैरामीटर्स एंड क्वेरीज के बारे में बात करना चाहूँगा। तो देखो यार, मान लो मैं एक ऐप बना रहा हूँ, ठीक है, एक ब्लॉग बना रहा हूँ लेटेस्ट से। तो मैं क्या करूँगा, कुछ पेजेस बनाऊंगा। मैं कहूँगा app.get/ पर कुछ होगा, app.get/about, अबाउट पेज होगा, app.get/ लेटर से कॉन्टैक्ट पेज होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ चीज़ें ताकि अच्छे से दिखें, ब्यूटीफाई हो जाए चीज़ें, ठीक है। इसके बाद app.get के बाद मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा app.get और /blog, और मैं काम करता हूँ यहाँ पर अपडेट भी करता जाता हूँ। हेलो ब्लॉग लिख देता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैंने हेलो ब्लॉग लिख दिया, इसको मैंने हेलो कॉन्टैक्ट मी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं अबाउट अस लिख दूंगा, ठीक है। और आप देखो नीचे देखो, नीचे ये रीस्टार्ट होता जा रहा है। क्यों रीस्टार्ट होता जा रहा है यार? ये इसलिए होता जा रहा है क्योंकि नोडमॉन का इस्तेमाल किया है। नोडमॉन इस दुनिया में आया इसीलिए ताकि सर्वर को रीस्टार्ट करता रहे, हमें मैनुअली ना करना पड़े। तो मैं इसको वापस से हेलो वर्ड कर देता हूँ और ये सारे एंड पॉइंट्स काम करेंगे। दिखाता हूँ आप लोगों को, /about पे जाता हूँ और आप लोग देखना ये एंड पॉइंट्स काम करेंगे। तो लोकल होस्ट /about, और देखो अबाउट अस आ गया, /contact करूँगा तो हेलो कॉन्टैक्ट मी आ गया, /हैरी करूँगा तो कैन नॉट गेट, यानी कि एरर आया कि भाई ये क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं, इस पर जाने पर क्या करना है। बताया क्या आपने? नहीं बताया, तो फिर हाँ, तो यही होता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या है कि यहाँ पर हम बाकी एंड पॉइंट्स को चेक करते हैं, ब्लॉग, और यहाँ पर ब्लॉग्स में तो कुछ नहीं है। ब्लॉग में मैंने बनाया था हेलो ब्लॉग, चलो बढ़िया है, अभी तक तो सब कुछ सही सही हमारा हो गया है। अब आप लोग कहोगे यार हैरी भाई आप एक बात बताओ, मैं अपने ब्लॉग भी तो लिखूंगा। हाँ भाई लिखोगे, मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है, आप अपने ब्लॉग्स लिखोगे। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, /blog/ मान लो मैं intro2js नाम का एक ब्लॉग लिखता हूँ, intro2js, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है।
या कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो इंट्रो टू जेएस ही लिख देता हूँ सीधे यहाँ पर। या फिर मान लो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लॉजिक टू फैच इंट्रो टू जेएस फ्रॉम दी डीबी, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। अब मान लो मैंने एक और ब्लॉग लिखा, भाई एक ब्लॉग तो लिखोगे नहीं, जब ब्लॉग खोल के बैठे हो तो एक थोड़ी ना लिखोगे कोई, आप कहोगे इंट्रो टू पाइथन भी लिखूंगा मैं, चलो भाई लिख लो, इंट्रो टू पाइथन भी लिख लो। और आप कहोगे यहाँ पर मैं हेलो, यहाँ पर या तो पाइथन मैं इस तरह से दिखाऊंगा, या फिर मैं क्या करूँगा, डेटाबेस से कनेक्ट करके पाइथन कुछ इस तरह से मैं शो करूँगा। अब एक मिनट रुक जाओ यार, मैं क्या बनाता रहूँ ऐसे एंड पॉइंट्स, यार मेरी फाइल में 2000-3000 लाइन्स आ जाएंगी ऐसे मैं ब्लॉग्स बनाता गया। प्लस क्या ये मेंटेनेबल है? एब्सोल्युटली नहीं यार। क्या सोर्स कोड में डेटा होना चाहिए? नहीं यार। क्या इस तरह से इतने सारे एंड पॉइंट्स होना चाहिए? यही रीज़न है एक्सप्रेस को यूज़ करने का। एक्सप्रेस आपको चीज़ें इतनी बढ़िया देता है ना, इतनी बढ़िया यूटिलिटीज़ देता है ना, कि आप भी कहोगे मज़ा आ गया भाई, इतना कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये काम करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये काम नहीं करेगा। आप यहाँ पर /blog/intro to js लिखोगे अगर, तो यहाँ पर हेलो इंट्रो टू जेएस आ गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पर इंट्रो टू पाइथन लिखोगे, इंट्रो टू पाइथन आ गया। अगर आप लोग यहाँ पर मान लो आप फॉर सम रीज़न इंट्रो टू मोंगो लिखते हो तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसका एंड पॉइंट बनाया ही नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूँ यार कि जब हम लॉजिक टू फैच इंट्रो टू पाइथन फ्रॉम द डीबी ये लिख ही रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ से फैच करने ही वाले हैं ब्लॉक को, और हम हेलो के बाद यही चीज़ डाल रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इसका एक वेरिएबल बन जाए? समझ रहे हो, इसका कुछ वेरिएबल बन जाए, और इसका वेरिएबल बनने के बाद वो मैं यहाँ पर यूज़ कर पाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, यही तो ब्यूटी है। तो इन दोनों को कर दो बाय बाय, क्योंकि आ गया है, पेश करते हैं, क्या पेश करते हैं, कोलन स्लग, यानी कि आप लोग पैरामीटर्स को लिख सकते हो और क्वेरीज को प्राप्त कर सकते हो। क्या मतलब है इस बात का? पैरामीटर्स को प्राप्त कर सकते हो, क्वेरीज को प्राप्त कर सकते हो। ये क्या है? ये है पैरामीटर, और क्वेरी क्या होती है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बैकटिक लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो डॉलर स्लग। और ये तो आपको सिंटेक्स पता ही है यार, जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है ये तो आपको पता ही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोलन स्लग मैंने लगा दिया। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ, ये कमेंट है बाय द वे, इससे कुछ हो नहीं रहा है। मैं अब ये कह रहा हूँ कि जो भी कुछ यहाँ पर आए वो यहाँ पर आ जाए। बहुत बढ़िया है, यानी कि मैं सारे एंड पॉइंट्स को एक बार में कुछ इस तरह से निकाल सकता हूँ। यानी कि अब मैं मोंगो लिखूंगा तो मोंगो काम करेगा। अब ये कह रहा स्लग इज़ नॉट डिफाइंड, लेट मी सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तो मैंने यहाँ पर लिखा /blog/slug और हेलो डॉलर स्लग इज़ नॉट डिफाइंड, सही तो कह रहा है। तो इस तरह से स्लग नहीं निकलेगा, मैं लिखूंगा request.params.slug, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इससे पहले कि मैं यहाँ पर request.params.slug लिखकर आप लोग को ये दिखाऊं कि ये काम करता है, हेलो इंट्रो टू मोंगो आ गया, इंट्रो टू हैरी कर दूं, इंट्रो टू रोहन कर दूं, कुछ भी लिख दो आप। यहाँ पर अपने पड़ोसी का नाम लिख दो, ठीक है, जो भी पड़ोसी है आपका वो भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक मैंने स्लग नाम का वेरिएबल बनाया, मैं मल्टीपल वैल्यूज़ भी दे सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर सेकेंड कर दूँ अगर, हेलो ये, एंड मान लो मैं कर दूँ request.params.second, तो यहाँ पर सेकंड भी आ जाएगा। तो मैं अगर कुछ इस तरह से एंड पॉइंट डालूँ, मान लो मैंने लिखा /intro to पड़ोसी /intro to, बस इंट्रो टू लिख दिया, तो ये इंट्रो टू यहाँ पर आ गया। मतलब मैं कितने भी वेरिएबल्स बना सकता हूँ एक तरह से यूआरएल के अंदर, और उनको प्राप्त कर सकता हूँ request.params करके। request.params एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम लोगों को मिलता है, और वो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी जो आपने वेरिएबल्स बना रखे हैं अपने यूआरएल में, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं, यूआरएल पैरामीटर्स, ये आपको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, और इससे हम वेरिएबल यूआरएल्स बना सकते हैं। मैं ये हटा देता हूँ, सेकंड मुझे नहीं चाहिए, मैं जस्ट आप लोग को दिखा रहा था कि एक और अगर आप चाहो तो बना सकते हो, 10 और बना सकते हो, कितने भी बना सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर console.log कर दूँ और मैं यहाँ पर कहूँ request.params, या फिर मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँ अगर अभी के लिए, और मैं इसको सेव करूँ और आप लोग को ज़रा कंसोल दिखाता हूँ, तो आप लोग देखना जैसे ही मैं हिट करूँगा ना, और यहाँ पर क्या आया ये, ओके, तो ये इंट्रो टू नहीं, मैंने ये हटा दिया, सेकंड पैरामीटर, सिर्फ एक पैरामीटर है। जैसे ही मैं ये हिट करूँगा ना, देखो क्या तमाम पूरा मसाला इसका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। पूरा इसने लेके लौट दिया यहाँ पर, ठीक है। क्या लौट दिया इसने? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, पता नहीं क्या क्या इसमें है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रॉ हेडर्स है, और मतलब सब कुछ है। आप कंट्रोल F करके अगर पैरामीटर्स लिखोगे ना, पैरम्स लिखोगे तो आपका ये स्लग भी आ जाएगा, ठीक है। और क्वेरी ऑब्जेक्ट एक मुझे दिख रहा है, और ये मेरी नज़र में पड़ चुका है। ये क्या है भाई, ये क्या है क्वेरी ऑब्जेक्ट? देखो ये जो भी मैंने आपको बताया
पैरम्स ये कहाँ पर आता है, ये आता है आपके यूआरएल में, ठीक है, एज वेरिएबल। अब आप लोगों ने अगर कोई वेबसाइट देखी हो जिसमें, मैं आप लोगों को गूगल सर्च ही दिखाता हूँ, मैं गूगल दिखाता हूँ आपको, मैं लिखता हूँ हे, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू हे, यानी कि क्वेरी है हे, एंड SCA-ESV इज इक्वल टू ये, एंड सोर्स इज इक्वल टू HP, एंड EI इज इक्वल टू दिस। ये सब इंटरनली गूगल सर्च जो है वो यूज़ कर रहा है, बैकएंड गूगल सर्च का। ये क्या है, इन्हें कहते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। कभी भी कोई छोटा मोटा डेटा अगर मुझे भेजना है, जैसे मान लो मैं मोड इज इक्वल टू डार्क, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि डार्क मोड में मेरी वेबसाइट रेंडर हो, मोड इज इक्वल टू डार्क या मोड इज इक्वल टू लाइट, ये मैं चाहता हूँ, तो मैं क्वेश्चन मार्क करके लगा दूंगा, एंड रीजन इज इक्वल टू IN। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं अगर पास कराना चाहता हूँ यूआरएल में तो मैं करा सकता हूँ। अगर आप यूट्यूब को भी देखो ना, तो यूट्यूब भी पास कराता है इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स जब भी कराने होते हैं, जैसे कि टाइम स्टैम्प वगैरह, क्वेश्चन मार्क T इज इक्वल टू 238 सेकेंड्स, इस टाइप से पास कराता है यूट्यूब भी। तो उस तरह के काम अगर आप लोगों को करने तो आप ऐसे कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को भी ये दिखाता हूँ कि जैसे मैं इसको हिट करूँगा ना और मैं वापस आऊँ और आप लोग को दिखाता हूँ पैरम, तो पैरम के नीचे जो क्वेरी है उसमें ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर मोड डार्क रीजन IN, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये लॉजिक टू फैच, ये लिखा हुआ है मैंने रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, अगर मैं लिखूँगा तो ये क्या आउटपुट करेगा, विल आउटपुट, क्या आउटपुट करेगा, ये आउटपुट करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट आउटपुट करेगा। मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि ये कोड तो आपको गिटहब से मिलने ही वाला है, तो आप लोगों के लिए ईजी रहे। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा और मैं लिखूँगा और इसके बाद मैं इसकी ही कॉपी बनाऊँगा और मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर क्वेरी लिख दूंगा, तो क्वेरी जो है वो क्या आउटपुट करेगी, वो ये आउटपुट करेगी। किस यूआरएल के लिए मैं बताता हूँ, किस यूआरएल के लिए। सबसे पहले मैं ये अपडेट कर दूँ, यहाँ पर ये मैंने पेस्ट किया और मैं इस यूआरएल की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉमेंट बना के, फॉर यूआरएल दिस console.log request.params will output this and ये will output this करके दिखाऊं। चलो दिखाता हूँ यार, ऐसी बात है तो मैं ज़रा इसको ऐसे कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ इसको, रीलोड, और देखो स्लग इंट्रो टू पड़ोसी और मोड ओके। तो मैंने यहाँ पर ये अपडेट नहीं किया, शायद क्या कर दिया मैंने, पेस्ट नहीं किया शायद सही से, हाँ अब ठीक है। तो ये आउटपुट करेगा और ये आउटपुट करेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी कौन सी वाली चीज़ें लेकर आता है, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स क्या लेकर आता है, जो वेरिएबल्स हमने बनाए, जैसे कि ये कोलन स्लग बनाया हमने, तो स्लग में इंट्रो टू पड़ोसी आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं फिर बाद में प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, यहाँ पर कस्टम लॉजिक लिख सकता हूँ। तो ये था रिक्वेस्ट पैरामीटर्स एंड क्वेरी पैरामीटर्स एक्सप्रेस में। अब आ जाओ बात करते हैं स्टैटिक फाइल्स की, कि स्टैटिक फाइल्स को किस तरह से सर्व किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आना है यहाँ पर और स्टैटिक फाइल्स का एक सेक्शन है गेटिंग स्टार्टेड में। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है आपको सिंपली ये कोड डाल देना है। अब ये क्या है, ऐप डॉट यूज़ क्या करता है, अगर आप लोग को जल्दी है तो बता दूँ, ऐप डॉट यूज़ मिडलवेयर को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, और एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक एक बिल्ट इन मिडलवेयर है जो कि कहता है कि पब्लिक फोल्डर को पब्लिक बना दो। अगर मैं ये ना लिखूँ तो क्या होगा, बाय द वे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर harry.txt ये फाइल सबको देना चाहता हूँ और मैं लिख दूँ दिस इज़ अ पब्लिक फाइल। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज़ अ पब्लिक फाइल, ये एक पब्लिक फाइल है और मेरा सर्वर तो चालू है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ harry.txt cannot get harry.txt, ऑब्वियसली येस इट कैनॉट गेट harry.txt, क्योंकि अगर अलाउ कर दिया एक्सप्रेस ने तो आपका ये फाइल भी मिल जाएगी, लोगों को ये फाइल भी मिल जाएगी, सबको ये फाइल भी मिल जाएगी, सबको ये फाइल भी मिल जाएगी, सबको। कौन चाहता है बैकएंड का सोर्स कोड दिखाना? अगर बैकएंड का सोर्स कोड दिखा, इसका मतलब ये आपकी गलती है, इसका मतलब कि ये ब्लंडर है, इसका मतलब कि आपने गड़बड़ कर दी है। और इसीलिए कहते हैं कि HTTP पैकेज का इस्तेमाल करके मत लिखो वेबसाइट्स, एक्सप्रेस इसीलिए बना है। एक्सप्रेस आपके काम को आसान करने के लिए बना है, प्रोडक्शन वेबसाइट्स बनाने के लिए बना है। तो भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो अपने यूजर्स को, harry.txt बनाओ एक पब्लिक नाम से फोल्डर, कुछ भी कर सकते हो आप इसका नाम, लेकिन पब्लिक ही रखो, स्टैंडर्ड है, ठीक है। और पब्लिक आप जो भी यहाँ लिखो फोल्डर का नाम वो यहाँ लिख दो बस, ठीक है, लेकिन हम पब्लिक ही यूज़ करेंगे। और पब्लिक के अंदर डाल दो harry.txt को और देखो जादू, इसके बाद पब्लिक के अंदर harry.txt है और ये एक स्टैटिक फाइल की तरह सर्व हो रही है। दिस इज़ अ पब्लिक फाइल। अब ये फाइल सर्व हो रही है, क्या package.json भी सर्व हो रही है? सब लोग लिखो नीचे कमेंट में, क्या सर्व होगी package.json, येस या नो? सब लोग बस इतना लिख दो यार, टू इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग लिख दो नीचे, क्या package.json भी सर्व होगी, हाँ या ना लिख दो जल्दी से सब लोग। एंड द आंसर इज नो। क्यों होगी यार सर्व? सोर्स कोड है मेरा, वो नहीं होगा, मैंने पब्लिक के अंदर नहीं डाला। हाँ अगर मैं पब्लिक के अंदर डालने का सर्कस कर दूं तो ज़रूर हो जाएगी सर्व। और मैं main.js को भी अगर डाल दूं ना पब्लिक के अंदर, वो भी सर्व हो जाएगी। लेकिन मैं डालूंगा क्यों? मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। क्यों डालूं भाई? मैं नहीं डालता, क्योंकि ये तो भाई मेरा कोड है ना, अगर डाल दिया तो सब देख नहीं लेंगे मेरे बैकएंड का कोड।
हाँ, बढ़िया। चलो यार, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो एक्सेस कर लेना। और ये मिडलवेयर किस तरह से काम करते हैं ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, तो डरना बिल्कुल मत, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मल्टीपल स्टैटिक एसिड डायरेक्टरी भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पब्लिक के अंदर की फाइलें भी एक्सेस हो, फाइल्स के अंदर की फाइलें भी एक्सेस हो, तो ऐसे कर लो, मल्टीपल कर लो, ठीक है। तो बढ़िया यार, मज़ा आया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।